वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन। अच्छा, अब ये HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता, ये क्या है? ये फर्स्ट वन इज इट इज़ पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ठीक है, आंशिक रूप से कर योग्य और आंशिक रूप से कर मुक्त अलाउंस है, भत्ता है। और ये पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कह रहे हैं कि साहब ये अमाउंट रखो और जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर इसका ये किराया दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर यदि मान लीजिए जो एम्प्लॉय है, दैट मीन्स अपना एसएससी साहब टैक्स पेयर, यदि खुद के मकान में रहते हैं, ठीक है, या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ पर रहते हैं और उसका किसी प्रकार का उन्हें रेंट पेमेंट नहीं करना पड़ता, तो ये HRA फुली टैक्सेबल मिल तो जाएगा। यदि मिल रहा हो तो, एम्प्लॉयर दे रहा हो तो मिल तो जाएगा, लेकिन ये फुली टैक्सेबल होगा। मतलब एसएससी की सैलरी में द एंटायर अमाउंट जो है विल बी एडेड, जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए किसी प्रकार का वो किराया दे रहे हैं या फिर जहाँ पर उनका अपना खुद का घर है वहाँ से दूर कहीं रह रहे हैं, तो बनी सी बात है किराए के मकान में ही रह रहे होंगे, तो ये यदि किसी प्रकार से अमाउंट पेमेंट हो रहा है तो तब ये पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्टेड होगा। क्लियर है ये? और साथ में इसमें ये कि सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी, जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो मीनिंग ऑफ सैलरी क्या माना जाए, तो मीनिंग ऑफ सैलरी में बेसिक प्लस डियरनेस पे यानी DP प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन, जो कि जनरली सेल्स बेसिस पर दिया होगा या लिखा होगा कि एक सर्टेन परसेंट का कमीशन है, तभी हम उस कमीशन को कैलकुलेशन ऑफ या मीनिंग ऑफ सैलरी में ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ सैलरी क्या हुई इसकी? बेसिक प्लस DP अब क्या? इट्स DP नॉट CP। CP मीन्स कनॉट प्लेस ऑफ डेली, CP नहीं है, ये क्या है? DP, डियरनेस पे। अब डियरनेस पे क्या? तो DA का वह पार्ट या वह भाग जो फर्स्ट वन अंडर द एग्रीमेंट्स या अंडर द सर्विस एग्रीमेंट्स या अंडर द टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट्स, ठीक है, सेवा शर्तों के अधीन हो, या फिर इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड फॉर द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की गणना में शामिल किया जाता है, या फिर इट इज़ कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय। कर्मचारी की, यहाँ कर्मचारी की मीनिंग अधिकारी से भी है, कर्मचारी की रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी अवकाश संबंधी लाभों की गणना में ये शामिल किया जाता है। यदि तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करता है DA, तो वो DA नहीं DP है, यानी डियरनेस अलाउंस नहीं बल्कि डियरनेस पे कहलाने लगता है। जनरली आपके क्वेश्चन में से कहा जाएगा कि डियरनेस पे इज 30% ऑफ DA और 45% ऑफ DA, पर्टिकुलर परसेंट गिवन द क्वेश्चन। तो ये जो आपका DP रहेगा वो किसी DA का पर्टिकुलर परसेंटेज भी रहेगा, और यदि नहीं दिया है तो आपको ये भी कह दिया कि DA और साथ में वो कंडीशन भी लिख दी जाएगी। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन या मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द HRA में DP डियरनेस पे ही लेना है। यदि क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस दिया गया है तब हम उस डियरनेस अलाउंस को कंसीडर नहीं करेंगे, और पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ कमीशन और सर्टेन परसेंट ऑफ कमीशन जो सेल्स बेसिस पर हो, सेल्स की पर्टिकुलर रेट ऑफ कमीशन दी गई हो क्वेश्चन में, उस पर आप कैलकुलेट करेंगे। सपोज़ आपको AD दी गई है कि सेल्स ₹5 लाख है और उसका 5% जो है वो कमीशन, तो 5 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा आपका मीनिंग ऑफ सैलरी में कैलकुलेट करोगे या कंसीडर करोगे। ठीक है, अच्छा, फिर पहले हम कैलकुलेशन करेंगे एग्जेम्प्टेड पार्ट का। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ exempted
HR कर मुक्त मकान किराए भत्ते की गणना। सो नंबर फर्स्ट इज टू बी टेकन एक्चुअल रिसीट, जो वास्तविक प्राप्त राशि है मकान किराए भत्ते की, जो मकान किराया भत्ता एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया वह राशि एक्चुअल रिसीट, ठीक है। और अथवा नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। मतलब जितना किराए का भुगतान किया गया उसमें से आप माइनस कर देंगे सैलरी का 10%। और यहाँ सैलरी की मीनिंग क्या, तो वही बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन। जिससे आप एक तरफ कहीं नोट भी कर लें कि मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ पे क्या है, बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन, दैट्स द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ HR। चलो नेक्स्ट वन इज 40%, इट्स अ 40%, 40% ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी अर्थात वेतन का 40%, 40%। वेतन की मीनिंग वही है, मीनिंग ऑफ सैलरी में जो अमाउंट आएगा उसका 40%। अच्छा, यदि मान लीजिए असेसी मेट्रो सिटीज़ में रह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो आजकल हर शहर कहता है कि साहब हम मेट्रो सिटी में हैं या वी आर मेट्रो सिटी सिटीजन्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेट्रो सिटीज़ में अभी भी उन सिर्फ 4 शहरों को शामिल करता है जो वर्षों पहले हम दूरदर्शन के समाचार में देखते थे। वही 4 शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। इनकम टैक्स के लिए ये ही अभी 4 मेट्रो हैं, इसलिए आपको भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि साहब हमारे यहाँ तो नगर निगम वाले कहते थे कि हमारा शहर भी मेट्रो सिटी बन गया है। तो इनकम टैक्स के लिए अभी सिर्फ ये 4 शहर ही मेट्रो सिटीज़ हैं। कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो यदि ऐसे इन 4 शहरों में से किसी एक में, इन 4 शहरों में से किसी एक शहर में रह रहा हो, तो जहाँ हमने 40% ऑफ सैलरी लिया वहाँ पर हम लेंगे 50% ऑफ सैलरी। क्लियर है? ये एक बार फिर से देखिए, ये जो 40% ऑफ सैलरी ये नॉर्मल सिटीज़ की, ठीक है। और यदि वह 4 शहरों में से कोई एक, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में से कोई एक शहर में ऐसी जॉब कर रहा है या उस वहाँ के मकान में रह रहा है जॉब करते हुए, जिसका वो मतलब वहाँ के अपने खुद के मकान में नहीं, यदि ऐसी मान लीजिए कोलकाता में रह रहा हो और वहाँ पर खुद के मकान में रह रहा है, तो उसको तो एंटायर अमाउंट ऑफ HR विल बी टैक्सेबल, ठीक है, क्योंकि उसने रेंट का पेमेंट ही नहीं किया। वहाँ पर वह किराए के मकान में रह रहा है और जो एम्प्लॉयर है वो उसे हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस कैलकुलेशन में थर्ड वन कैटेगरी में 40% ऑफ सैलरी के स्थान पर 50% ऑफ सैलरी लेंगे। क्लियर है ये? अब उसके बाद में ये तीनों अमाउंट कैलकुलेट लेने के बाद क्या लिखेंगे? द लीस्ट विल बी एग्जेम्प्टेड, ठीक है। यानी इन सब में, ठीक है, यदि 2 हो तो 2 अमाउंट होते तो द लेजर विल बी एग्जेम्प्टेड, ठीक है। 2 से ज़्यादा हैं तो द लीस्ट विल बी एग्जेम्प्टेड। तीनों में जो सबसे कम हो वह कर मुक्त होगा। क्लियर है ये? अच्छा, अब क्या किया आपने कि जो तीनों में सबसे कम था वो कर मुक्त एंड एग्जेम्प्टेड हो गया, तो फिर टैक्सेबल क्या? तब आप अलग से बाहर से कैलकुलेशन कर लीजिए। अलग से बाहर आप लिखेंगे टैक्सेबल HRA इक्वल्स टू एक्चुअल रिसीव्ड माइनस
एग्जेम्प्टेड HRA। तो एग्जेम्प्टेड कहाँ से, हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, और एक्चुअल रिसीप्ट यहाँ तो क्वेश्चन दिए जाएगा आपको, एक्चुअल रिसीप्ट में से एग्जेम्प्टेड माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, टैक्सेबल HRA। इज इट क्लियर? अच्छा, यदि मान लीजिए सपोज एक्चुअल रिसीप्ट आपका है मान लीजिए 1,50,000, ठीक है, और इन तीनों में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तब भी आपका तीनों में सबसे कम अमाउंट 1,50,000 ही होता है। तो एग्जेम्प्टेड भी 150 है और एक्चुअल रिसीप्ट भी 150 है। फार्मूले में फिट कीजिए तो 150 माइनस 150 रिजल्टेड 0, मतलब वहाँ पर टैक्सेबल HRA कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? ये इस तरह से ये HRA का कैलकुलेशन करना है। एक बार फिर समझें, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अमाउंट दिया है कि साहब जहाँ आप किराए से रहते हैं। अच्छा, जनरली ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है कैटेगराइज कर देता है कि साहब इन एम्प्लॉय के लिए हम HRA इतना देंगे, इस कैटेगरी के जैसे ग्रेड रहते हैं ना, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, इस तरह से, तो HRA भी बनी सी बात है वैसे ही दिया जाए। अब HRA जो है अमाउंट दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कि साहब जब जहाँ पर आप किराए से रह रहे हैं तो मकान मालिक को जो किराया पेमेंट करना है वही उसके लिए अमाउंट रखिए, दैट मीन्स HRA। यदि अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ दे दी तो वो क्या कहलाता है, फैसिलिटीज़ परक्विजिट्स या फिर पर्क्स या अनुलाभ भी कहते हैं। ये डिफरेंसेस है HRA और अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ या रेंट फ्री हाउस, RFH भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब मीनिंग ऑफ सैलरी क्या लेनी है यहाँ पर, मीनिंग ऑफ सैलरी में बेसिक यानी मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस दैट मीन्स DP प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, जो कि विक्रय पर। अब जनरली आपने देखा होगा कि यदि मान लीजिए कोई फर्म है, कंपनी है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या ट्रेडिंग, परचेजिंग, सेलिंग हो रही है, तो वहाँ तो सेल्स मान सकते हैं, पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सेल्स। लेकिन यदि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो वो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है तो उस कमीशन को आप इस मीनिंग ऑफ सैलरी में ऐड नहीं करेंगे जब तक कि ये ना कहा जाए कि ये पर्टिकुलर परसेंटेज का कमीशन है, ठीक है। चलिए, तो मीनिंग ऑफ सैलरी बेसिक प्लस DP प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स। अब इस पे बेसिस जो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वही अपने सकलेचा सर की बुक का एक छोटा सा क्वेश्चन बाय इलस्ट्रेशन SPP है। लिखा है एन एम्प्लॉय गेट्स सैलरी ₹25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ सैलरी। तो पहले आप चाहे तो इसे एनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं × 12 करके, वो इजी होगा। एंड हाउस रेंट अलाउंसेस ₹5,000 पर मंथ, ही इज़ लिविंग इन हाउस बाय पेइंग रेंट ₹6,000 पर मंथ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल HRA। हाउस रेंट अलाउंस का जो एग्जेम्प्टेड और HRA उसका कैलकुलेशन करना है। चलिए, तो देखते हैं। पहले तो ये आप देखें कि फॉर्मूला जो है वो किस तरह से, फर्स्ट वन इज एक्चुअल रिसीप्ट। हाँ, तो ये देखिए कुछ अमाउंट आप पहले से लिख लीजिए, सैलरी। अब सैलरी कितनी मिल रही है, या इसे आप कहें बेसिक भी कह सकते हैं, तो 25,000 × 12 कर लीजिए, तो 240 और 60 आई थिंक 3 lakhs हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके 3 लाख रुपए, ये हो गया। ये से आप कह सकते हैं बेसिक सैलरी, ठीक है, मूल वेतन। फिर और क्या दिया है क्वेश्चन में, 5,000 पर मंथ का जो है HRA मिल रहा है इनको, ठीक है। तो HRA हाउस रेंट अलाउंस HRA, तो 5,000 पर मंथ है, × 12 कीजिए आप, तो ये हो गया 60,000। क्लियर। फिर रेंट पैड, अब इन्हें रेंट का पैड करना ज़रूरी है। यदि एम्प्लॉय जो है एसएससी साहब जो किसी प्रकार का रेंट का पेमेंट नहीं करते तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और वो एंटायर अमाउंट जो है वो सैलरी में ऐड हो जाएगा, उसके बेसिक है जो आइटम्स उसमें ऐड हो जाएगा। फिर 6,000 पर मंथ का रेंट है इनका, ठीक है, जो इन्होंने रेंट पेड किया है। चलिए, तो रेंट पेड हो जाएगा 6,000
इंटू 12, ठीक, तो 72। इस तरह की आपको बातें जो अपनी कॉपी पर एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी पर आंसर शीट पर ये सब लिखना है। इसके लिखने से ये होता है कि वैल्यूअर को भी अच्छा लगता है कि चलो भाई ठीक है, स्टूडेंट कम से कम इतना तो जानता है, हालांकि जानना क्या होता है, जो लिखा था उसी को कैलकुलेट किया, और एज ए स्टूडेंट आपको भी लगता है कि चलो इतना तो बन ही गया, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 बातें जो क्वेश्चन में आपको दी गई हैं, ये आप पहले तो इसको वर्किंग करेंगे। फिर आपको क्या लिखना है, तो चूँकि इसे इसलिए नहीं रब कर रहे हैं कि अभी कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप लिखेंगे अलग से मीनिंग ऑफ सैलरी। क्या लिखेंगे? मीनिंग ऑफ सैलरी। अब मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एचआरए क्या है, तो बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन। आप पूरा लिखेंगे सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है। तो बेसिक कितना आया था, ₹3 लाख, ठीक। क्वेश्चन में डीपी नहीं है तो नील, और कमीशन परसेंटेज नहीं है तो ये भी नहीं था क्या। तो मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगी, ₹3 लाख, 3 लाख रुपए ये वेतन का आशय हो गया। यहाँ पर क्लियर है ये। चलो अब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन क्या है आपका, वही है कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एचआरए, करमुक्त मकान किराए भत्ते की गणना। तो फार्मूले में फिट कीजिए एक्चुअल रिसीप्ट। अब देखिए ये एक्चुअल रिसीप्ट कितना आया था क्वेश्चन में दिया है, और जो आपने यहाँ लिखा भी है कि 5000 पर मंथ, ठीक है। तो एक्चुअल रिसीव है आपका 60,000, दिस वन, तो 60,000 इज एक्चुअल रिसीव। नेक्स्ट वन इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हाउ मच अमाउंट वाज पेड, दिस रेंट पेड ₹72,000, तो 72,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी की मीनिंग क्या है, ₹3 लाख, 3 लाख रुपए। सिंपल, ये हो जाएगा ₹72,000 माइनस 30,000, रिजल्टेड 42,000। ये 42,000 रुपये ये डिफरेंस आ गया आपका दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ रुपीज, मीनिंग ऑफ सैलरी इट वाज ₹3 lakhs, तो 4 3 12, 1,20,000, ये आ गया 1,20,000 रुपये, ठीक है। अरे सिंपल है, इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देखिए लीस्ट अमाउंट क्या है, दिख ही रहा है 60,000, 42,000 और 120। सबसे कम क्या है 42,000। तो अब एग्जेम्प्टेड एचआरए कितना हो जाएगा 42,000। क्लियर है। 42,000 रुपये करमुक्त मकान किराया भत्ता। फिर टैक्सेबल क्या होगा, एक्चुअली रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल कितना रिसीव्ड हुआ है 60,000, तो 60 माइनस 42 दैट मीन्स 18,000, 18,000 रुपये। ठीक है, हमारा आंसर 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़ जो है वो टैक्सेबल एचआरए होगा। ठीक है, क्लियर है ये। इस तरह से ये एचआरए का कैलकुलेशन होगा। एक बार फिर समझिए इसको। बेसिक सैलरी कितनी दी हुई है 25,000, तो आपने पहले इसको एनुअली कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, जब आप एनुअली कन्वर्ट करेंगे तो एचआरए भी एनुअली लेंगे, वार्षिक, रेंट पेड भी। ये नहीं कि ये 1 महीने के लिए लिया, ये 12 महीने का, ऊपर 12 महीने। जब आप करेंगे तो इक्वली, हाँ, तो इस तरह से 12, 12, 12। और ऑलरेडी यदि मान लीजिए रेंट पेड एनुअली दिया है, आपको दे रखा है कि 72,000 है, तब उसको मल्टीप्लाई नहीं करना 12 से। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये कि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा जागृत अवस्था में रहें, सोए से नहीं। चलिए, तो ये 72,000 एनुअली हो गया और 60,000 एचआरए हो गया।
क्लियर है ये? चलिए अब ये तीनों अमाउंट आ गया आपके पास में। मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन। बेसिक दिया है, डीपी निल है, सर्टेन परसेंट कमीशन भी कुछ नहीं दिया, तो आपका अमाउंट आ गया 3 लाख रुपए। एक्चुअली रिसीव्ड कितना है? 60,000, 60,000 रुपये। फिर सेकंड वन इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पेड है? 72,000 माइनस क्या किया आपने? 10% ऑफ रुपीज़ 3 लैक्स, तो 30,000 हो गया, माइनस किया 42,000 हुआ। द लास्ट वन। अच्छा, अब 50% क्यों नहीं लिया? जब तक कि क्वेश्चन में ये ना कहा जाए, यहाँ पे तो कहीं नहीं कहा कि एसएससी साहब कहाँ रहते हैं, तो एसएससी के बारे में ये नहीं कहा गया कि वो कहाँ रहते हैं, तो इसकी मीनिंग ये यही है कि वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में नहीं रहते। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि एसएससी कहाँ रहते हैं, तो इसकी मीनिंग यही है कि ये एसएससी साहब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में नहीं रहते हैं, यानी सामान्य शहर। क्योंकि आजकल तो सभी शहर असामान्य बन रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स की दृष्टि से अभी सिर्फ 4 ही महानगर हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से 1,20,000 आ गया, 3 लैक्स का 40% ऑफ सैलरी। अब इसमें सबसे कम क्या? तो 60, 42 और 120 में लीस्ट अमाउंट क्या हुआ? 42,000। तो अब आप नीचे लिख देंगे द लीस्ट अमाउंट ₹42,000 विल बी एग्जेम्प्टेड। क्लियर? फिर नेक्स्ट लाइन पे आप क्या लिखेंगे? टैक्सेबल HRA इक्वल्स टू एक्चुअली रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड HRA। तो फिट कर दीजिए आप फार्मूले में। तो एक्चुअल रिसीव्ड कितना है? 60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड कितना जाएगा? 42,000। डिफरेंसिंग अमाउंट कितना आ गया? 18,000। क्लियर है ये? अच्छा, अब एक खास बात आप समझिए। मान लीजिए जैसे कि सपोज ये 30,000, ये 30,000 की जगह मान लीजिए 72,000 से ज़्यादा होता है, सपोज ये 80,000। क्लियर है ये? इसे आप समझ ही लीजिए ताकि आपको याद रहे। एक बार देख लीजिए किस तरह से। देखो, सपोज ये होता यहाँ पर ऊपर, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं। सपोज ये है आपका 72,000, तो रेंट पैड था ही, तो 72,000 माइनस सपोज 10% ऑफ सैलरी होती 80,000, दैट मीन्स 72,000 से ऊपर का अमाउंट था, तो रिजल्ट क्या आ जाता? -8,000। और इनकम टैक्स के लिए माइनस का मतलब होता है निल। इनकम टैक्स के लिए माइनस की मीनिंग क्या होती है? निल। अब यहाँ पर ये आ गया निल, फिर आप कैलकुलेट क्या करोगे? द लीस्ट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड। तो 60,000 निल और 120, इसमें सबसे कम क्या? तो सबसे कम है निल। सबसे कम क्या है? निल, दैट मीन्स 0। क्लियर है ये? तो एग्जेम्प्टेड कितना हो गया? 0। क्लियर? तो फिर टैक्सेबल क्या हुआ? एक्चुअल रिसीट माइनस 0, यानी द एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। आरसन में एक बार फिर से देखिए, यदि मान लीजिए 10% ऑफ सैलरी रेंट पेड से ज़्यादा हुई, तो ये नेगेटिव अमाउंट आएगा। 72 माइनस 80, दैट मीन्स -8,000। और इनकम टैक्स के लिए माइनस, इस तरह का डिफरेंसिंग माइनस जो है मीन्स निल। तो निल आ गया, मतलब अब उसमें कैलकुलेट करो। ये नहीं कि निल आ गया तो आपने कहा भैया इसको तो छोड़ो, इन दो में कंपेयर कर लो, तो ये 60,000। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निल आ गया मतलब वो आपका कंसीडर करेंगे आप इसको। तो 60 0, निल मीन्स 0, और 120 में सबसे कम क्या हो गया? 0। और जब 0 है तो वह एग्जेम्प्टेड हो गया 0। तो फिर टैक्सेबल क्या होगा? एक्चुअल माइनस 0, तो द एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। आ रहा समझ में? तो ये बातें हैं जो आपको समझनी है, याद रखनी है। अब आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस हैं ऐसा, जैसे लिखा है एसएससी जो है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको थोड़ा रीड करके बता रहे हैं। मिस्टर ब्रजेश कश्यप का, ठीक, इसमें सैलरी दे रखी है 38,000 पर मंथ। तो आप क्या करेंगे? 38,000 इंटू 12। फिर लिखा है DNS अनाउंस 30% ऑफ सैलरी, हाफ पोर्शन इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब सेवा शर्तों के अधीन। तो आप क्या करेंगे, पहले जो 38,000 इंटू 12 किया उसका 30% निकालेंगे, उसका 30% क्या हो जाएगा, डीए। फिर डीपी क्या है, तो उसका जो डीए अमाउंट आया उसका हाफ करेंगे। क्लियर है ये, पहले आपने डीए निकाल लिया और डीए का हाफ है, डीपी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेवा शर्तों के अधीन है, तो ये डीपी है, तो इसका हाफ अमाउंट डीपी कहलाएगा। और मीनिंग ऑफ सैलरी में जो हाफ अमाउंट जिसे आप डीपी कह रहे हैं वही कंसीडर करेंगे, कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। इज इट क्लियर। चलिए फिर बोनस दिया है, बोनस शामिल नहीं होगा मीनिंग ऑफ सैलरी में। मीनिंग ऑफ सैलरी में सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन ही शामिल करेंगे। नेक्स्ट है कमीशन 2%, जबकि सेल्स कितनी दी है 20 लैक्स की, तो आप 20 लैक्स का 2% निकाल देंगे, जो अमाउंट आएगा वो आपका सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन कहलाएगा। तो आगे मीनिंग ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन, तीनों का टोटल। और यदि कोई ऐसा तो अब बिल्कुल भी नहीं होगा कि बेसिक सैलरी ही ना दी जाए, डीपी नहीं हो सकता क्वेश्चन में, सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन नहीं हो सकता, लेकिन बेसिक तो होगी ही, बेसिक सैलरी। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक, जैसे इस क्वेश्चन में आपने किया ना कि बेसिक लिखा प्लस डीपी नील था और कमीशन भी नील। क्लियर। फिर एचआरएन को मिला है 6,000 पर मंथ मिला, और 3 अलग अलग कंडीशन में कहा है कि वाइल ही इज़ रिसाइडिंग एट उज्जैन इन अ रेंटल हाउस 8,000 पर मंथ, मतलब 8,000 पर मंथ का उज्जैन में रह रहे हैं, दैट मीन्स 40% ऑफ सैलरी लेंगे आप। और 8,000 पर मंथ मतलब 96,000 एनुअली रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट पेड कितना हो जाएगा 96,000। सेकंड वन इज़ ही इज़ इन मुंबई इन अ रेंटल फ्लैट ₹20,000 पर मंथ, तो मुंबई है तो 40% की जगह आप क्या लेंगे 50% ऑफ सैलरी, और रेंट कितना है 20,000 पर मंथ है, दैट मीन्स 240 पर एनम हो जाएगा। क्लियर। फिर थर्ड वन इज इन सेल्फ ऑनरशिप हाउस एट इंदौर, फेयर रेंट ऑफ विच इज ₹10,000 पर मंथ, दैट मीन्स ही इज रिसाइडिंग एट इंदौर इन हिज ऑन हाउस, अपने ही घर में रह रहे हैं। तो जब ऐसी अपने ही घर में रह रहा होगा, हालांकि अपने ही घर में रह लिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, बस ये है कि जो एचआर है वो एग्जेम्प्टेड ना होकर टैक्सेबल होगा। क्लियर है ये, तो वो अपने ही घर में रह रहे हैं थर्ड में, तो ये क्या हो जाएगा जितना भी एचआर मिला वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि उनको किस एसएससी साहब को किसी तरह का किराए का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। आ रहा समझ में? तो बस इतनी सी बात है भैया। आपको इस तरह से एक्सरसाइज में भी 11th नंबर पे ऐसे ये क्वेश्चन दिया गया है। रेसिडेंट ऑफ वही सकलेचा सर की बुक का 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, रेसिडेंट ऑफ ग्वालियर श्री कमल किशोर बंसल गेट्स ₹72,000 सैलरी, तो 72,000 सैलरी। अब 72,000 लिखा हुआ तो पर मंथ नहीं, ये एनुअली ही है, यदि आपको कुछ नहीं कहा तो। ₹36,000 डीएनएस पे है, डीपी है, 6,000 डीएनएस अलाउंस है, तो डीएनएस अलाउंस को तो अपन देखते भी नहीं उस तरफ, उसका जो पार्ट डीपी होता वही शामिल करेंगे। ₹10,000 पर एनम फिक्स्ड कमीशन, तो इस तरह का फिक्स्ड कमीशन नहीं लेते हम, सिर्फ कौन सा लेते हैं सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ पे क्या हो जाएगी 72,000 प्लस 36,000। फिर ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव ₹30,000 हाउस रेंट अलाउंस, दो ही पेड ₹36,000 एज रेंट, 30,000 रुपये उनको साल भर का हाउस रेंट अलाउंस मिल गया है, और उन्हें रेंट पेड कर दिया 36,000। टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड एचआरए का कैलकुलेशन आसान है, बिल्कुल वैसे ही आप एक एक अमाउंट जो वर्टिकली लिखते जाइए, और उसके बाद पहले एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन कीजिए। जनरली बुक्स में क्या दिया रहता है टोटल कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल, तो टोटल एक्चुअल रिसीव्ड है, फिर माइनस एग्जेम्प्टेड का कैलकुलेशन ये सब, और उसके बाद में टैक्सेबल आएगा, तो शायद वो आपके लिए कंफ्यूजिंग रहेगा। आप पार्टली उसको सॉल्व कीजिए। पहले आपने क्या किया, एक लाइन से पूरी वर्टिकली एक के नीचे एक अमाउंट लिख लीजिए, कौन सा रेंट पेड है, एचआरए कितना, डीए कितना, डीपी कितना, बेसिक कितना, कमीशन कितना, ये सब लिखते गए। फिर लिखने के बाद आपने ये फार्मूले लगाया कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एचआरए, उसमें क्या फर्स्ट वन इज़ एक्चुअल रिसीव्ड, सेकंड वन इज़ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी।
असेसी को देख लीजिए कि असेसी साहब कहाँ पे रह रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो वो 4 शहरों को यदि रह रहे हैं तो 50% ऑफ सैलरी, वो शहर नहीं है तो फिर 40% ऑफ सैलरी लेंगे आप। और बस फिर उसके बाद में अमाउंट को फिट किया, आपको बता दिया कि यदि नेगेटिव आता है तो निल है उसकी मीनिंग है। और उसमें लीस्ट अमाउंट देखा आपने तो नीचे लिख दिया, द लीस्ट अमाउंट रुपीज़ पर्टिकुलर विल बी एग्जेम्प्टेड HRA। फिर क्या किया आपने, फार्मूला लिखा टैक्सेबल HRA इक्वल्स टू एक्चुअल रिसीट माइनस एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल रिसीट में एक्चुअल रिसीट का अमाउंट फिट कर दिया, एग्जेम्प्टेड में एग्जेम्प्टेड का डिफरेंसिंग अमाउंट निकाल दिया, लो ये आगे आपका टैक्सेबल HRA। और यही वो टैक्सेबल HRA हैं, जब सैलरी का स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें हम वो लिख देंगे टैक्सेबल HRA। सो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक, कि अलग अलग भाग में हम वो कर रहे हैं और फिर बाद में जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो छोटे छोटे ये कैलकुलेशन जो हैं, बट इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन हैं, ये आपके स्टेटमेंट के अंदर फिट हो जाएगी। क्लियर है ये? चलिए, तो इस तरह से ये HRA का कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, अदरवाइज ओवरडोज हो जाएगा, फिर आपको दूसरे अलाउंसेस और रेंट फ्री हाउस और ये सब का कैलकुलेशन नेक्स्ट। थैंक यू।